हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 17 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली जो हेडिंग है वो है अगले 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें शुरू करेगा रेलवे। अब यहाँ पर जब 3000 नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी तो इसका सबसे ज़्यादा लाभ जनता को मिलेगा, सरकार को मिलेगा जिससे इनकम होगी, और उन विद्यार्थियों को मिलेगा, उन स्टूडेंट को मिलेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यानी कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब अगर 3000 ट्रेनें चलाई जाएंगी तो जाहिर सी बात है हमें और स्टूडेंट की ज़रूरत होगी, यानी कि और एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि अगले 3 से 5 जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, उनके लिए आने वाले 2 से 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर उससे पहले आपकी जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप रेलवे में अपना भविष्य बना सकते हैं। अब इस न्यूज़ के बारे में जानते हैं कि ये न्यूज़ है क्या। देखिए, जिस तरीके से अभी आप वीडियो में या फिर न्यूज़ में या समाचार पत्रों में भी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि जो छठ पूजा की भीड़ है वो इतनी ज़्यादा है कि जो 3rd AC और 2nd AC क्लास है उसमें भी लोगों को खड़ा होकर जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो वॉशरूम होते हैं उसमें भी लोग खड़े होकर जा रहे हैं, और स्थिति इतनी गंभीर है कि जिनकी टिकट है वो अपनी सीट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इन सब सारी न्यूज़ के आने के बाद जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गए और उन्होंने जो भीड़ है उसका जायजा लिया। उसके बाद पत्रकारों ने जब उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तब उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि अगले 3 से 5 वर्षों में 3000 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी। अभी उन्होंने बताया कि जो वर्तमान में मौजूदा क्षमता है वो 800 करोड़ है लोगों की प्रति वर्ष, जो आगे चलकर 1000 करोड़ हो जाएगी अगले 4 से 5 वर्ष। तो इसके लिए हमें या तो जो ट्रेन है उसके फेरों की संख्या बढ़ाना होगा या फिर नई ट्रेनें चलानी होगी। इसके लिए रेलवे ने नई योजना भी स्टार्ट की है और एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2027 तक सभी को कंफर्म टिकट मिले। अभी तक क्या होता है कि 200-300 तक वेटिंग चली जाती है, तो एक लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक सबको कंफर्म टिकट मिले। इसके बाद वो रेल भवन पहुंचे और रेल भवन में उन्होंने प्रेस रिपोर्टरों से बात करी। उन्होंने कहा कि जो अगले 4 से 5 साल है उसमें यात्री क्षमता जो है वो 1000 करोड़ करनी होगी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है और इसके लिए 3000 अतिरिक्त ट्रेनों की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान में 69,000 नए कोचेस जो हैं वो उपलब्ध हैं और हर साल रेलवे करीब 5000 नए कोच इसमें बना रहा है। इन सभी प्रयासों से रेलवे हर साल 200 से 250 नई ट्रेनें जोड़ सकता है, यानी कि 250 ट्रेनें नई जोड़ सकता है। ये 400 से 450 वंदे भारत के अलावा है, यानी कि हर साल एक लक्ष्य रखा गया है कि 400 वंदे भारत ट्रेनें जोड़ी जाएंगी, यानी कि पटरी पर उतारी जाएंगी, और उसके अलावा भी 200 से 250 नई ट्रेनें उतारी जाएंगी। वैष्णव ने कहा कि यात्रा का समय कम करने के लिए रेलवे की जो गति है उसको भी सुधारना होगा। आपने देखा होगा कि ट्रेन जो होती है वो कर्व होती है, ऐसे चलती है। जब वो अपने रूट पर कर्व में होती है तब उसकी स्पीड को धीरे करना पड़ता है। अगर स्पीड धीरे नहीं की जाएगी तो जो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाएगी, स्पीड इतनी होती है। तो इसलिए अब कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि स्पीड भी कम ना हो और ट्रेन पटरी से भी ना उतरे, यानी कि दुर्घटना भी ना हो। इसलिए लंबे रूट के जो ट्रेन है उनकी गति को बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि किस तरीके से ये जो कर्व वाली पटरियां होती हैं इसको सही किया जा सकता है, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम तैयार किया जाए जिससे कर्व पर ट्रेन जब जाए तो उसकी स्पीड को स्लो ना करना पड़े। निर्धारित ठहराव के अलावा मार्ग में कई मोड़ और इससे गति पर असर पड़ता है। वंदे भारत के अलावा जो ट्रेनें हैं उनकी भी स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है। पहले जो क्षमता होती थी वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे होती थी, जिसे अब 130 किलोमीटर पर आवर लगभग अधिकतर ट्रेनों का किया जा रहा है। आपको पता होगा कि राजधानी, शताब्दी और वंदे भारत इसी स्पीड से चलती हैं, जहां पर वंदे भारत 130 प्लस भी चलती है, लेकिन जो शताब्दी और राजधानी है वो अभी तक 130
तक पहुंचा दी गई हैं। लेकिन अब जो जनरल ट्रेनें हैं, कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनको 130 की स्पीड दी जा रही है। तो जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि जयशंकर ने ब्रिटेन के समक्ष उठाया खालिस्तान का मुद्दा। देखिए, हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो ब्रिटेन के शीर्ष नेताओं के साथ अपनी बैठक के दौरान वहां पर खालिस्तान समर्थक चरमपंथ का मुद्दा उठाया उन्होंने, और इसको लेकर भारत की चिंताओं से भी अवगत करा दिया है। देखिए, जयशंकर ने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिटेन को अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। जयशंकर की ब्रिटेन की जो 5 दिवसीय यात्रा है वो बुधवार को समाप्त हो गई और वो वापस आ रहे हैं। मुक्त व्यापार समझौता जो सबसे मेन पॉइंट था यात्रा का, वो उस पर भी बातचीत जारी है। मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है कि कई टैक्सेस में छूट दी जाती है। जब टैक्सेस में छूट दी जाएगी तो वस्तु का हम यानी कि इंडिया आयात सस्ते दामों पर करेगी। जब सस्ते दामों पर चीज का आयात होगा तो वो पब्लिक को भी कम दाम पर उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद मुक्त व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच जो बातचीत चल रही है वो संभावित है करार हो भी जाएगा। और जयशंकर ने कहा कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई है कनाडा में, तो कनाडा के ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि इसमें भारत ने इनकी हत्या कराई है। तो इंडिया ने जवाब दिया कि कनाडा की बात को अगर हम ये सच मान भी लेते हैं कि हमने हत्या कराई है निज्जर की, तो हमको सबूत पेश करें, वरना ऐसे आरोप ना लगाएं। देखिए, लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में मीडिया से बातचीत करते हुए जयशंकर ने ब्रिटेन के मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के साथ हुई चर्चा की जानकारी दी। ब्रिटेन के गृह मंत्री जेम्स क्लेवरली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA टिम बैरो के साथ जयशंकर की बैठक के दौरान ब्रिटेन में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा के संबंध में खालिस्तान समर्थक चरमपंथ का भी मुद्दा उठाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि टेक प्लेटफॉर्म का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पक्षपात कर रहा है तो दर्ज करा सकते हैं केस। ये स्टेटमेंट दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स व IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने। उन्होंने कहा कि अगर किसी टेक प्लेटफॉर्म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल, उसका सर्च और एल्गोरिदम पक्षपातपूर्ण है तो उस प्लेटफॉर्म के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए IT कानून में 31B का प्रावधान किया गया है। 31B का प्रावधान किया गया है जिसके तहत केस दर्ज किया जा सकता है। और प्लेटफॉर्म पर विश्वास करना और सुरक्षा करना जिम्मेदारी है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। गुरुवार को X पर किसी ने चंद्रशेखर को टैग करके बताया कि गूगल के AI चैटबॉट बोर्ड में आप इंडिया के एक लेख पर सार बताने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह लेख अविश्वसनीय व पक्षपातपूर्ण माध्यमों के हवाले से लिखा गया था। X पर ही चंद्रशेखर ने भी रीट्वीट किया और जवाब दिया कि अगर किसी प्लेटफॉर्म का AI पक्षपातपूर्ण रवैया को अपनाता है तो ऐसे प्लेटफॉर्म को सेक्शन 79 के तहत कोई भी सुरक्षा नहीं मिलेगी और आहत व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म के खिलाफ FIR दर्ज कर सकता है। टेक जानकारों का मानना भी है कि AI पर आधारित चैट GPT जैसे प्लेटफॉर्म के किसी फैसले या सरकारी नीति को समझने का जो ट्रेंड है वो काफ़ी खतरनाक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्रिकेट से है कि 20 साल बाद फाइनल में भिड़ेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता था 2003 का। उस समय सौरव गांगुली इंडिया के कैप्टन थे। अब 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भाजपा ने कांग्रेस से 50 रुपये कम में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। हालांकि ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इसको ड्रॉप करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्रदूषण रोकने के लिए ढोंग नहीं कार्रवाई करने की जरूरत है, उपराज्यपाल। देखिए, LGV सक्सेना ने प्रदूषण की बनी गंभीर स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए ढोंग नहीं करना चाहिए, इसमें कार्रवाई की जरूरत है। बढ़ चुके प्रदूषण से दिल्ली और पंजाब की आप सरकारों पर नज़रअंदाजगी जो है वो कर रहे हैं और उस पर नाराजगी जताते हुए सक्सेना ने कहा कि यहाँ के प्रदूषण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराना
कोई समाधान नहीं है और इसका वास्तविक समाधान दिल्ली में ही है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अभी सरकार कार्रवाई करे, राजनीति करने के लिए बहुत समय पड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। म्यांमार के कई हिस्सों में हिंसा की ताज़ा घटनाएं काफ़ी चिंताजनक। भारत, देखिए पड़ोसी देश म्यांमार के कई हिस्सों से हिंसा की ताज़ा घटनाओं के सामने आने को लेकर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। भारत ने गुरुवार को भारत म्यांमार सीमा के पास म्यांमार की सेना और जुंटा विरोधी समूहों के बीच लड़ाई बंद करने का आह्वान किया है। हिंसा की वजह से मिजोरम सहित कुछ दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में शरणार्थियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत ने म्यांमार में शीघ्रता से शांति स्थापित करने की उम्मीद जताई है और यह भी कहा है कि जो शरणार्थी भारतीय सीमा में घुस आए हैं उन्हें वापस अपने देश भेजा जा रहा है। भारत की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब म्यांमार में हिंसा से प्रभावित वहां के कुछ सैनिकों के भी भारतीय क्षेत्र में घुस आने की सूचना मिली है। इन सैनिकों को वापस भेज दिया गया है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, जिनकी आप पिक देख रहे हैं, उन्होंने गुरुवार को इस बारे में पूछे जाने पर सवालों का जवाब दिया कि भारत म्यांमार सीमा पर जारी हिंसा हमारे लिए काफ़ी गंभीर चिंता का कारण है। मिजोरम राज्य के जो थाखार के पास म्यांमार सीमा पर स्थित सिन स्टेट के रिखवादार क्षेत्र में लड़ाई चल रही है। इसकी वजह से म्यांमार के कुछ नागरिकों के भारतीय क्षेत्र में घुस आने की सूचना है। हम अपनी सीमा के पास इस तरह की घटनाओं से काफ़ी चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही के लिए भारत प्रतिबद्ध। दक्षिण चीन सागर में जो चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां, देखिए कल भी हमने न्यूज़ में पूरा डिस्कस किया था कि किस तरीके से क्वाड संगठन बना और क्यों बना, कि सैन्य गतिविधियों के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन, हवाई उड़ान और निर्बाध वैध वाणिज्यिक की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने दुनिया में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत की और कूटनीति के महत्व को रेखांकित करते हुए विभिन्न संघर्षों के परिणामों पर चिंता व्यक्त की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 10 देशों वाले आसियान और उसके कुछ संवाद साझेदारों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। आसियान के रक्षा मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि भारत यही संदेश देना चाहता है दुनिया को कि यह युग जो है वो युद्ध का नहीं है और इसमें हमें शांति से भाग लेना चाहिए। आसियान देशों और इसके 8 संवाद साझेदार देशों भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस और अमेरिका से मिलकर बना है। राजनाथ ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने इसे जड़ से उखाड़ने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने गुरुवार को आतंकवाद निरोध पर विशेष कार्य समूह की सह अध्यक्षता करने का प्रस्ताव भी रखा है। भारत लाएगा विश्व की सबसे बड़ी शहरीकरण योजना पुरी। देखिए केंद्रीय जो आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी शहरीकरण योजना पर काम कर रहा है। वर्ष 2014 से शहरी विकास में कुल निवेश पिछली सरकार के 10 साल के कार्यकाल के मुकाबले 10 गुना बढ़ चुका है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इस योजना पर अब तक 18 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। शहरों में पर्यावरण अनुकूल विकास को बढ़ावा देने के लिए सिटीजन 2.0 चैलेंज अभियान भी शुरू करते हुए केंद्रीय हरदीप पुरी ने कहा कि इस गुरुवार को कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के साथ मिलकर यह कार्य हमारे शहर को कचरा प्रबंधन की नई राह दिखाने के साथ ही नई तकनीक और तौर तरीके अपनाने का अवसर प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के 18 शहरों में पर्यावरण के अनुकूल विकास कार्य चलाए जाएंगे। संगठित अपराध में पीड़ित की मौत होने पर हो सकता है उम्र कैद या फांसी का प्रावधान। देखिए प्रस्तावित नए आपराधिक कानून के तहत प्रमुख वित्तीय घोटाले, पोंजी स्कीमें, साइबर अपराध, वाहन चोरी, जमीनें हड़पना और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आदि
संगठित अपराध के दायरे में आएंगे। यदि ऐसे किसी भी अपराध में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है, फिर दोषियों को उसके लिए उम्र कैद या फांसी की सजा मिलेगी। भाजपा सांसद ब्रजलाल और अध्यक्षता वाली स्थायी संसदीय समिति ने कहा कि गंभीर संगठीय अपराध जैसे अपहरण, जमीन पर कब्जा, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, फिरौती के साथ साथ प्रमुख वित्तीय घोटालों और मानव तस्करी के रोकथाम के लिए मौजूदा कानून काफ़ी नहीं है। इसके लिए समिति ने नए संशोधित कानूनों में प्रस्तावित जो सजाओं को बेहद प्रभावशाली बताया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 के अनुसार गैर कानूनी गतिविधियों, अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, फिरौती, जमीन हड़पने, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराधों, साइबर अपराधों के गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि उम्मीद से अच्छी रहेगी तीसरी तिमाही में विकास दर। देखिए, त्योहारी मौसम में जिस तरह की मांग ऑटोमोबाइल, स्वर्ण, आभूषण और रियल एस्टेट और दूसरे सेक्टरों में भी देखने को मिली है, उसका असर चालू तिमाही की आर्थिक विकास दर पर भी देखने को जरूर मिल सकता है। इस बात का इशारा आरबीआई की तरफ से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है। ये रिपोर्ट तब आई है जब कई एजेंसियों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 की दूसरी तिमाही जो जुलाई से सितंबर में भी भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान पहले के मुकाबले बेहतर रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास ने हाल में इस तरह के संकेत दिए थे। आरबीआई की यह रिपोर्ट डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता के बारे में बताती है कि दुनिया की 40 प्रमुख मुद्राओं में भारतीय रुपया सबसे ज्यादा स्थिर रहने वालों में से है। डिप्टी गवर्नर जो हैं आरबीआई के डॉक्टर माइकल पात्रा की अगुवाई में तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद में बदलाव का जो माहौल बना है और जिस तरह से त्योहारी सीजन में मांग के बहुत बेहतर रहने की संभावना है, उससे वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में जीडीपी उम्मीद से बेहतर रहने की उम्मीद है। भारतीय शेयरों में एफपीआई के निवेश का मूल्य 651 अरब डॉलर रहा है। देखिए, एफपीआई क्या होता है, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो ये चालू वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में घरेलू शेयरों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के निवेश का मूल्य, यानी कि जो बाहरी निवेशक हैं वो शेयर मार्केट में यहाँ निवेश करते हैं, का मूल्य 15% बढ़कर 651 अरब डॉलर हो गया है। मॉनिटरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक एफपीआई के निवेश का मूल्य बढ़ने की प्रमुख वजह भारतीय शेयर बाजारों का अच्छा प्रदर्शन है। इसके अलावा उनका शुद्ध प्रवाह भी मजबूत रहा है, जिससे निवेश का मूल्य बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शेयरों में एफपीआई के निवेश का मूल्य सितंबर 2023 के अंत में 651 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह 566 अरब डॉलर था। वहीं तिमाही आधार पर एफपीआई का निवेश मूल्य 4% बढ़ा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बैंक और एनबीएफसी के अंधाधुंध पर्सनल लोन बांटने पर आरबीआई ने लगाम लगा दी है। अभी तक क्या होता था, लगाम लगाने से पहले कि 100% गारंटी रखनी पड़ती थी, अब वो 125% हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो पर्सनल लोन है वो महंगा हो जाएगा। पर्सनल लोन से कुछ चीज़ों को बाहर रखा गया है, वो हम इस न्यूज़ में देख लेते हैं। देखिए, पिछले जो महीने मौद्रिक नीति पेश करते हुए आरबीआई ने देश में बढ़ते पर्सनल लोन को लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि बैंकों को अपने स्तर पर ही इसे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, गुरुवार को जो आरबीआई ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जिससे बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी को पर्सनल लोन के लिए ज़्यादा राशि का समायोजन करना होगा। हालांकि यह नियम हाउस, एजुकेशन और कार लोन इस पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा यह नियम सोने और सोने के आभूषणों के एवज में दिए गए कर्ज पर भी लागू नहीं होगा। इन कर्जों पर 100% जोखिम भारांश लागू रहेगा। अर्थविदों का मानना है कि आरबीआई के नए नियम से जो पर्सनल लोन हैं वो महंगे हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि S&P ने यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने, एक रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि भारत की जो विकास दर है वो 6 से 7.1% रहेगी। और इस न्यूज़ में कुछ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें गाजा हमला, अमेरिका और इजराइल में मतभेद, इसको हम स्किप करेंगे इस न्यूज़ को। नेक्स्ट पर आते हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी को बड़े अवसर प्रदान करेगा भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर। गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
एवं प्रेसिडेंट संजय मल्होत्रा से मुलाकात की और भारत में बढ़ते सेमीकंडक्टर क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों पर चर्चा की है। मंत्री इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रॉस्पेरिटी की मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए अभी सैन फ्रांसिस्को में हैं। अमेरिका स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रो गुजरात में भारत का पहला चिप संयंत्र स्थापित कर रही है। इससे आने वाले वर्षों में 5,000 प्रत्यक्ष तथा 15,000 अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा। सरकार ने देश में 2.7 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर टेस्टिंग तथा पैकेजिंग इकाई स्थापित करने के लिए माइक्रोन की परियोजनाओं को जून में मंजूरी दी थी। गोयल ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को लिखा कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ एवं प्रेसिडेंट संजय मल्होत्रा से मुलाकात की। इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे भारत का बढ़ता सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र कंपनी के लिए सहयोग और देश में उसी स्तर पर पहुंचने के लिए लाभदायक होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जेलेंस्की से की मुलाकात। देखिए, ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरून ने गुरुवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कैमरून सोमवार को विदेश मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। विदेश मंत्री का पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर कैमरून यूक्रेन पहुंचे और बुधवार को जेलेंस्की से मुलाकात की। गुरुवार को कैमरून यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह पहुंचेंगे। कैमरून ने रूस के विरुद्ध युद्ध में यूक्रेन को सहायता जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। माफी पर विवाद के बावजूद सांचेज फिर चुने गए स्पेन के प्रधानमंत्री। स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज गुरुवार को संसदीय मतदान में बहुमत से दोबारा प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही उनके लिए नई वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। समाजवादी सांचेज को संसद के 350 सीट वाले निचले सदन में 179 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। चलिए, तो ये आज का यानी 17 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।